गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर। तो आज हम उसको डिटेल के अंदर समझेंगे कि जो जो क्वेश्चन सीबीएसई ने सैंपल पेपर में दे रखे हैं उनको डिटेल के अंदर मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि कैसे आपको पेपर के अंदर उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उस तरीके के कैसे कैसे क्वेश्चन और सीबीएसई आपको दे सकता है। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो के अंदर अपने सैंपल पेपर की देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नव्या एंड राधे वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:1। श्रेया वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। तो जो श्रेया थी एक नया पार्टनर था, तो ये बेसिकली एडमिशन का क्वेश्चन है कि श्रेया वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट एंड श्रेया वाज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। और श्रेया जो है वो अपने गुडविल का प्रीमियम नहीं ला सकती। सो द जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर द गुडविल प्रीमियम इज, तो जो जर्नल एंट्री उन्होंने रिकॉर्ड की है, देखो जब कोई पार्टनर गुडविल का प्रीमियम नहीं ला पाता तो हम क्या करते हैं, तो हम उसका देखो गुडविल का प्रीमियम तो पार्टनर लेंगे ही लेंगे, लेकिन अब प्रीमियम फॉर गुडविल लिखने की बजाय हम उसके करंट अकाउंट से पैसा ले निकलते हैं। तो क्या एंट्री डाल दी उन्होंने एंट्री भी डाल के दे दी हमें कि श्रेयास करंट अकाउंट डेबिट टू नव्यास कैपिटल अकाउंट टू राधेस कैपिटल अकाउंट। तो हमें पता है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है उसको किस रेशो में बांट रखा होता है उन्होंने, सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर बांट रखा होता है। तो दैट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो कि 8,000 और 16,000 के हिसाब से बांट रखा है। तो सैक्रिफाइस रेशो क्या होगी 1:2। इट इज अवर सैक्रिफाइस रेशो। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ नव्या राधे एंड श्रेया। देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी। तो देखो ओल्ड रेशो हमारे पास क्या है, ओल्ड रेशो है, नव्या को मैं n ले लेता हूं, राधे को मैं r ले लेता हूं। तो दैट इज द 3:1। और किसको एडमिट किया, श्रेया को एडमिट किया। कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए। तो हमने निकालना क्या है न्यू रेशो। तो हम गलती कई बार क्या करते हैं, न्यू रेशो निकालने के लिए हम बोलेंगे वो तो नॉर्मल है, बिकॉज व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो मतलब क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, सैक्रिफाइसिंग रेशो दे रखी है। तो ए की सैक्रिफाइस रेशो क्या है 1/3, बी की कितनी है 2/3। हम ओल्ड रेशो भी हमें दे रखी है 3/4 और 1/4। और न्यू रेशो निकालनी है तो वो हम इजीली निकाल लेंगे। लेकिन ये अप्रोच हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसके अंदर बहुत बार गलतियां होती हैं हमारी। देखो ध्यान से देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब क्या कि जो एस जो है, जो एक नया पार्टनर है श्रेया, वो एडमिट कर रही है कितने के लिए 1/5 शेयर के लिए, ठीक है ना। तो वो जो 1/5 शेयर है पार्टनर उसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ना कि पूरे शेयर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मींस कि जो 1/5 शेयर के लिए श्रेया को एंटर किया गया ना, वो शेयर जो था पार्टनर्स ने किस रेशो में 1:2 में सैक्रिफाइस किया। किस रेशो में सैक्रिफाइस किया 1:2 में सैक्रिफाइस किया। टोटल शेयर को 1 क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया ना कि टोटल शेयर को 1:2 में सैक्रिफाइस किया, नहीं, जो श्रेया को शेयर दिया 1/5 उसको सैक्रिफाइस किस रेशो में किया 1:2 के अंदर। तो बेसिकली अगर हमें न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ए की ओल्ड रेशो क्या थी, ए की ओल्ड रेशो थी 3/4 माइनस सैक्रिफाइस रेशो क्या थी, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो थी, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3 किसका, श्रेया के शेयर का। तो जो श्रेया को 1/5 शेयर देना था ना, उसका 1/3 कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए, और बचा कौन, बी। तो बी 1/4 माइनस 1 कितना कर रहे हैं वो 2/3 इंटू 1/5। तो ये कितना हो गया 1/15 और ये कितना हो गया 2/15। तो अब हम क्या निकालेंगे 3/4 माइनस 1/15 और 1/4 माइनस 2/15। तो ये क्या रेशो बनेगी हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 45 माइनस 4/60, 15 माइनस 8/60 और रिमेनिंग जो सी को शेयर दिया है 1/5, ठीक है ना, श्रेया को शेयर दिया, उसका हम बेस क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो नीचे बेसिस क्या है 60, ये है 41/60, ये है 7/60। तो देखो बेस इक्वल करने की भी जरूरत नहीं है, आपको एमसीक्यूज के अंदर दे रखे हैं। तो आंसर क्या होगा आपका ए। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है जल्दी, ये नहीं है कि हमने उसका भी कैलकुलेट कर, क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन कोई दे ही नहीं रखा, ठीक है ना। तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है।
तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, या आपके पास नॉर्मली आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पार्टनर अपनी कैपिटल, अपना प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आ पाया, तो उसके लिए आप क्या एंट्री डालोगे, तो आप इस एंट्री को भी डाल सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि असर्शन एंड रीजन है कि कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोइंग इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ध्यान से, जो पार्टनर को कमीशन देते हैं, क्या वो कंपल्सरी पेमेंट होती है? नहीं। तो कंपल्सरी पेमेंट तो है नहीं, चार्ज तो है नहीं, वो तो क्या है, एक एप्रोप्रिएशन है, तो वो किस अकाउंट में जाएगी? एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो असर्शन तो क्या है, गलत है। और कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज, नो, इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एन एप्रोप्रिएशन। देखो, चार्ज मतलब होता है कंपल्सरी पेमेंट्स। तो कंपल्सरी पेमेंट तो हमेशा बाहर के व्यक्ति को की जाती है, ना कि इनसाइडर को की जाती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। तो आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्या शेयर ऑफ ₹10 ईच इश्यूड एट 4 रुपीज प्रीमियम, की एक 10 रुपए का शेयर था, कितने रुपए में इशू किया? देखो, 4 रुपए प्रीमियम के साथ इशू किया, यानी कि टोटल 14 रुपए हम उसके क्या करेंगे, मंगाएंगे। आउट ऑफ विच ₹7 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, यानी कि 7 रुपए जिसमें से एक प्रीमियम था, यानी कि 6 रुपए कैपिटल के होंगे और 1 रुपए किसका होगा, प्रीमियम का होगा, वाज कॉल्ड अप। तो इतना ही मंगाया गया, यानी कि 6 रुपए कैपिटल के मंगाए गए और 1 रुपया प्रीमियम का मंगाया गया। देन द अनकॉल्ड कैपिटल विल बी, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, अनकॉल्ड कैपिटल बोला है, टोटल अमाउंट नहीं बोला। तो अनकॉल्ड कैपिटल कितनी होगी, 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए कॉल्ड अप है, तो अनकॉल्ड कितनी होगी, 4 रुपीज। ठीक है ना। चलो, तो और वाला क्वेश्चन देखिए कि व्हाइल इशूइंग डैश टाइप ऑफ डिबेंचर कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी। मतलब किस टाइप के आप डिबेंचर इशू करते हो जब कंपनी आपको रीपेमेंट, मनी का पैसा वापस नहीं करने के लिए कहती है। तो कौन से होते हैं वो, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, जिनको हम शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स क्या होते हैं, जिनका इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, जब वो रिडीम होंगे तब मिलेगा। और सिक्योर्ड कौन से होते हैं, जो किसी ना किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड किए जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, नॉन रिडीमेबल। चलो, तो नेक्स्ट हम देखें कि समीक्षा, अर्शिया एंड दिव्या वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। तो क्या रेशियो थी उनकी, एस, ए और डी। तो इनकी एक तरीके से ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे एग्रीड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:5:3। यानी कि अब वो अपनी नई रेशियो कितनी बनाना चाहते हैं, 2:5:3। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, बेसिकली ये आ गया हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से क्वेश्चन आ गया। और उनकी जो बैलेंस शीट थी वो शो कर रही थी डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस शो कर रही है, कितने का, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, कितने का, 50,000 का। और 40,000 का क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, लेकिन उसमें एक एडजस्टमेंट भी दे रखी है। तो आईएफआर कितना है, 40,000 रुपए का। ठीक है ना। तो मार्केट वैल्यू कितनी थी इन्वेस्टमेंट की, 30,000, और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 50,000। मतलब 50,000 की जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, 30,000 रह गई है। यानी कि 20,000 का हमें क्या हो गया, लॉस। लेकिन क्या इस नुकसान को हमें अपने रीवैल्यूएशन से डालने की जरूरत है, नहीं, हम इस नुकसान को अपने फंड से ही निकाल लेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 40,000 का फंड था, तो 20,000 मैंने उसका नुकसान कवर कर लिया, तो बचा कितना फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, 20,000। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि पार्टनर हैव डिसाइडेड नॉट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट। मतलब पार्टनर ने डिसाइड किया कि उन्होंने वो रिवाइज्ड वैल्यू जो है ना, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या करना है, शो नहीं करना। एंड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब वो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं, वो बुक्स के अंदर उन वैल्यू को चेंज करना नहीं चाहते। ठीक है ना, वैल्यू को रिवाइज करना नहीं चाहते हैं, जैसे है वैसे चलना देना चाहते हैं, और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होता है कि ओल्ड और देखो रेशियो चेंज हो रही है, तो हमें कौन सी रेशियो निकालनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बिकॉज चेंज होने से किसी को फायदा हो रहा है तो किसी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो क्या रेशियो होगी, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो कितनी थी, 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू रेशियो क्या है, 2/10, 5/10 और 3/10। तो देखो इसका क्या आया, 3/10, इसका क्या आया, -2/10, और इसका क्या है, -1/10। तो माइनस वाले दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि बी और सी ने रेशियो चेंज होने से गेन किया, और ए को क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू, हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर।
तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या एंट्री आनी चाहिए बेसिकली कि किस किसने गेन किया। देखो ओल्ड रेशो 5:3:2 और न्यू रेशो विल बी 2:5:3। ठीक है ना। तो इस पार्टनर ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, और इन दोनों ने क्या किया है, गेन किया है। ठीक है ना। तो व्हाट इज द एंट्री, क्या एंट्री डालेंगे हम, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और अमाउंट कितनी डालेंगे। सबसे पहले ये चीज आती है कि अमाउंट कितनी डालें। तो ध्यान से देखें कि अमाउंट कितनी डालेंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितना था, मतलब हमें नुकसान कितना हो रहा था 50,000 का, और रिजर्व कितने का था 20,000 का। आईएफआर रिजर्व मतलब 50,000 पार्टनर से लेने थे और 20,000 पार्टनर्स को देने हैं। तो अगर मैं इसका नेट कर लूंगा तो नेट मींस कि हमें 30,000 का नेट क्या हो रहा है, लॉस हो गया। हमें 30,000 का नेट क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हमें इतनी बात का पता है कि जब भी हमें लॉस हो रहा हो उस केस में जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स का मतलब देखो नॉर्मल हम एंट्री क्या डालते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, लेकिन जब भी हमें नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो अब क्योंकि क्या हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, यानी कि 50,000 का नुकसान था, और आईएफआर कितना है 20,000 है, मतलब बांटना देना था पार्टनर को 20, लेना है उनसे 50, तो नेट 30,000 पार्टनर से लेना है। ठीक है ना। तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं करेंगे क्योंकि लॉस हो गया, तो एंट्री विल बी रिवर्स। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर एंट्री होगी। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए, यानी कि ए कौन थी इसके अंदर, इस केस में ए कौन थी, समीक्षा। तो समीक्षा विल बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अर्शिया और टू दिव्या। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे क्या कोई ऐसी एंट्री है, समीक्षा अकाउंट डेबिट, समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अर्शिया टू दिव्या। तो देखो और कोई तो नहीं है। आप ऐसा भी देख सकते हो कि क्या ऐसी सेम एंट्री कोई और नहीं है, तो मतलब ये अमाउंट सही होगी। नहीं, अगर इसकी अमाउंट निकालनी वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 30,000 का लॉस था और कितना सेक्रीफाइस किया 3/10, तो कितना आया 9,000 आया। ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर क्या होगा, ए होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर तो प्रॉफिट होता, प्रॉफिट मतलब क्या होता कि आईएफआर 80,000 90,000 या 1 लाख होता, तो उस केस में हमें पार्टनर्स को रिजर्व बांटना था, तो नॉर्मल एंट्री होती गेनिंग टू सेक्रीफाइस। लेकिन इस केस में क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था और आईएफआर था कम था, तो हमें लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए एंट्री भी क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी, बिकॉज एक एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम क्या बोल रखा है उन्होंने कि विहान एंड मान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो मतलब एक ही अकाउंट में सारी कैपिटल की एंट्री डाल दी जाती है, और द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2022 वर 4,65,000। देखो 31 मार्च 2022 दे रखा है, तो यानी कि कौन सी कैपिटल दे रखी है हमें, हमें दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, किसकी, विहान की और मान की। तो विहान की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 4 लाख, और मान की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 4,65,000। अच्छा नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स दे रखे हैं ड्यूरिंग द ईयर कितना है 65,000 ईच, एंड एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा 10% पर एनम, एंड ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू। देखो इन्होंने बोल दिया और इसके बारे में हमें पता भी है कि लगता है वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही है। ठीक है ना भी बोला होता तब भी हम ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट को लगाते हैं। और उन्होंने क्या बोला कि कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान गिवन दैट द डिविजिबल प्रॉफिट वास 2,25,000, कि उनके बीच में जो प्रॉफिट को डिवाइड करना था ना वो कितना था 2,25,000। तो देखो सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। तो या तो आप नॉर्मल अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के भी कर सकते हो, नहीं उसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। तो देखो ड्रॉइंग्स कितनी थी 65,000 ईच, और डिविजिबल प्रॉफिट कितना था 2,25,000, और उसके हमारे रेशियो दे रखी है 3:2। तो 3:2 में अगर 2,25,000 को बांटेंगे हम, तो नॉर्मली विहान का कितना आएगा, विहान का आएगा 1,35,000, और रिमेनिंग उसका कितना आएगा 90,000। तो कितना आ गया ये 1,35,000 और उसका कितना आ गया 90,000। तो हमने निकालना किसका है, देखो हमने सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, वो भी किसकी, विहान की। तो फटाफट ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे 4,65,000 माइनस 1,35,000। ठीक है ना। तो विहान की नॉर्मल कैपिटल निकालेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास 4,65,000 माइनस
4 लाख, और उसके बाद क्या आ गया, ड्राइंग्स ऐड करी 65,000 और माइनस 1,35,000, तो ये आ गया 4,65,000। और डिविजिबल प्रॉफिट विल बी, एक मिनट इसका प्रॉफिट देख लें, ये आ गया 445,000, 1,35,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी विहान की, 4 लाख, और वो कितना था 65,000, तो दैट विल बी 1,35,000, तो ये आ गया 4,65,000, ब्रैकेट में ये आ गया 1,35,000। आंसर विल बी, आंसर इज अवर 3,30,000। तो ये हमारे पास कौन सी कैपिटल आ गई, 3,30,000। लेकिन एक चीज हमने इसके अंदर नोट करनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, कि उन्होंने क्या बोला कि कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान, गिवन दैट हमें कौन सा प्रॉफिट दे रखा है, डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है। कौन सा दे रखा है, डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है, ना कि नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है। तो इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, देखो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, जब भी आपके पास क्या होता है, आपके पास एक नेट प्रॉफिट होता है, उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और बचा हमारे पास क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट बचा होता है, ठीक है ना। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट था, ये था 2,25,000। ये क्या था, 2,25,000, यानी कि ये जो कैपिटल हमारे पास आई है ना निकलकर, इसके अंदर इंटरेस्ट भी क्या है, इंक्लूड है। इसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 4 लाख, ड्राइंग्स कितनी थी 65,000, और प्रॉफिट कितना था 1,35,000। और ये कौन सा प्रॉफिट है, ये है डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसको ना एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल दिखाता हूं मैं। देखो क्वेश्चन के अंदर अगर हमें सिंपल दिया होता कि सिंपल नेट प्रॉफिट है, फिर तो हमारा 3,30,000 क्या होता, आंसर होता। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि उन्होंने बोला कि ओपनिंग कैपिटल निकालो किसकी, विहान की, गिवन दैट द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होगा, जिसमें देखो नेट प्रॉफिट कितना होगा ये नहीं पता कितना होगा, लेकिन उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, तभी जाकर हमारे पास क्या निकलता है, डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये दे रखा है हमें 2,25,000। तो अगर हमने कैपिटल अकाउंट बनाए होगा, लेट से किसका, विहान का, तो हमने यहां पर क्या लिखा होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्या दिया होगा विहान को, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर टू ड्राइंग्स, तब जाकर उसका बैलेंस कैरी डाउन निकला होगा। तो बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें दे दी कितनी, 4 लाख, ड्राइंग्स कितनी दे दी 65,000, डिविजिबल प्रॉफिट कितना दे दिया हमें, 1,35,000। लेकिन अब इन दोनों को प्लस करके, यानी इन दोनों को 4 लाख और 65,000 को प्लस करके और 1,35,000 को माइनस करके हमारे पास क्या आया, क्या ओपनिंग कैपिटल आया, नहीं, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट आया। तो यानी कि ये जो 3,30,000 आया है, इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल जिसको हम एक्स ले लें, और प्लस 10% ऑफ एक्स भी क्या है, इंक्लूडेड है। तो 3,30,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10/100 एक्स। तो ये कितना हो गया, 100x प्लस 10x अपॉन 100, इट विल बी 3,30,000। 3,30,000 इंटू 100 अपॉन 110, इट विल बी 3 लाख। तो आंसर क्या होगा हमारा, 3 लाख हमारा आंसर होगा। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारे पास क्या है कि सावित्री लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ रेट ऑफ प्रीमियम। अच्छा, एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, मतलब जो इशू की है वो एक रेट ऑफ प्रीमियम पे इशू की है, लेकिन वो प्रीमियम की रेट नहीं बता रखी, एंड रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, कि वापस करेंगे 10% प्रीमियम के ऊपर। और एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वाज डेबिटेड विद 2 लाख। अच्छा, एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिबेंचर्स वर इशूड, मतलब प्रीमियम का रेट दिखाना हमने। तो देखो बहुत आसान है इसको करना, सिंपल हमें बता रखा है कि 50,000 डिबेंचर हमने इशू किए, और कितने रुपए का था, 100 का था, यानी कि 50 लाख रुपीस के हमारे पास क्या थे, डिबेंचर थे। उसका एक प्रीमियम का रेट था, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि जब वो रिडीम किए गए वो 10% प्रीमियम पे रिडीम किए गए। तो व्हाट इज द 10%, इसका 10% कितना होगा,
5 लाख, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। और अब हम इसको क्या करेंगे, इस 5 लाख के नुकसान को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ की क्या एंट्री डालते थे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और हमारे पास एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी ऑलरेडी, क्योंकि हमने प्रीमियम पे इशू किया है तो उस प्रीमियम को भी यूज कर लेते थे, है ना। और एंड में हम डाल देते टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, की जो नुकसान हुआ हमें कितने का, 5 लाख का, उसको हमने नुकसान कर लिया। तो पीएनएल देखो क्वेश्चन ने क्या बता दिया कि भाई पीएनएल के अंदर कितना डेबिट किया, 2 लाख। तो इट मीन जो एसपीआर होगा वो कितना होगा, 3 लाख होगा। तो मतलब जो आपने डिबेंचर इशू किए हैं उसके ऊपर जो एसपीआर होगा वो कितना होगा, 3 लाख होगा। तो क्या रेट होगा इसका, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100। तो नॉर्मली भी अगर मैं देखूं तो इसका रेट क्या हो गया, 6%। तो थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रखा है, इस चीज को ध्यान से देखना। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि दुर्गा लिमिटेड इशूड 80,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। मतलब एक उसका, अच्छा इसका भी डिस्काउंट का रेट नहीं बता रखा। एंड रिडीम्ड एट अ 20% प्रीमियम। कितने परसेंट प्रीमियम पे रिडीम किया, 20% प्रीमियम। तो नॉर्मल देखिए कि 80,000 डिवेंचर्स थे, 100 का ईच था, यानी कितने के होंगे, 80 लाख रुपए के होंगे। और 20% प्रीमियम पे रिडीम किया, यानी कि इसका 20% कितना होगा हमारे पास, 16 लाख। 16 लाख के प्रीमियम पे क्या किए, रिडीम किए। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग ऑफ दीज डिबेंचर्स वाज 25 लाख, ठीक है। एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम वाज 5। देखो उन्होंने क्या बोला कि राइट ऑफ करने से पहले, नुकसान को राइट ऑफ करने से पहले, देखो नुकसान क्या होगा, एक तो जो हमने ये प्रीमियम पे रिडीम करेंगे ये नुकसान होगा, और दूसरा डिस्काउंट भी तो नुकसान ही है कंपनी का, लेकिन वो डिस्काउंट हमें नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि 25 लाख रुपए का पहले प्रीमियम था और रिडीम करने के बाद कितने का प्रीमियम बचा, 5 लाख का बचा। कितने का बचा, 5 लाख रुपए का प्रीमियम बचा। यानी कि इट मींस कि 20 लाख रुपए हमारे क्या हो गए, इसके अंदर यूटिलाइज हो गए हैं। कितने रुपए यूटिलाइज हो गए हमारे, 20 लाख रुपए इसके अंदर यूटिलाइज हो चुके हैं। अब 20 लाख रुपए यूटिलाइज हुए, जिसमें से 16 लाख रुपए का तो क्या था, प्रीमियम और रिडम्पशन था। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट का कितना होगा, 4 लाख रुपए क्या होंगे हमारे, डिस्काउंट के होंगे। यानी कि डिस्काउंट कितने का दिया, 4 लाख का। तो परसेंटेज निकाल लेंगे इसकी नॉर्मली, बस 4 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इंटू 100, तो इट विल बी 5%। चलो तो नेक्स्ट देखिए हम कि अटायर लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, टेबल 3 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। तो बैलेंस कितना होगा, 2 रुपए। पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर, पब्लिक ने अप्लाई किया है एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। मतलब एप्लीकेशंस क्या है, ज्यादा है कम है वो उसके बारे में हमें नहीं पता। एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई। Which of the following application money, if received, restrict the company to proceed with the allotment of share as per SEBI? अच्छा, तो उन्होंने बोला है कि कितनी मनी को रिस्ट्रिक्ट करता है सेबी गाइडलाइंस की मदद। तो हमें पता है कि मिनिमम 90% की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन मनी मिनिमम आपके पास 90% तो आनी चाहिए ना। तो देखो 12,000 शेयर्स थे, उसके ऊपर कितने रुपए, 3, तो 36,000 रुपीज आपके एप्लीकेशन पे नॉर्मली आने चाहिए थे। तो उन्होंने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव्ड, अगर आपको मिली है, इनमें से कौन सी ऐसी मिली है, रिस्ट्रिक्ट द कंपनी टू प्रोसीड विद द अलॉटमेंट। मतलब कंपनी आपको एसएबी मना कर देगा कि भाई आपको फर्दर अलॉटमेंट नहीं करनी है शेयर्स की। तो मिनिमम कितना होना चाहिए इसका, 90%। कितना होगा, 30,000। कि अगर आपको 30,000, देखो 90% या उससे कम मिला है तो कंपनी फर्दर अलॉटमेंट नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी, इनमें से कौन सी एप्लीकेशन मनी अगर आपको मिलती है तो आप फर्दर अलॉटमेंट शेयर्स की नहीं कर पाते सेबी की गाइडलाइन के मुताबिक। तो हमें पता है कि मिनिमम हमें 36,000 तो चाहिए था, लेकिन उसका 90% कितना होगा, उसका 90% 36,000 का। देखो 36,000 का 90%, ठीक है ना, इतना आपको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो ये आई थिंक ये होगा 32,400, ठीक है ना। अगर इससे कम मिलता है तो आप उसको अलाउड नहीं कर। 32,400 से अगर आपको क्या मिलता है, कम मिलता है, तो आप उसको अलाउड बिल्कुल भी नहीं करो।
क्योंकि मिनिमम गाइडलाइंस ही आपकी है कि 90% तो कम से कम होना चाहिए, या तो 90% या उससे ज्यादा। तो आंसर विल बी 30,000। कि देखो 36,000 भी उससे ज्यादा है, 45 भी उससे ज्यादा, 32,400 वो भी 90% ही है। तो 90% है वो हो सकता है, लेकिन 90% या उससे कम हो तो आप अलाउड नहीं कर सकते, आप फर्दर अलॉटमेंट शेयर्स नहीं कर सकते। तो आंसर विल बी 30,000। चलो, अमे, बीना एंड चंद्रा, मतलब ABC आर पार्टनर विद देयर कैपिटल बैलेंस विल बी 50,000, 70,000 एंड 80,000. A decided to retire from the firm on 31st March 2020. With the help of this information, calculate the amount to be paid to A on his retirement. देखो जनरल रिजर्व कितना था 7,500 बैलेंस शीट के अंदर, और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी 30,000, और गेन कितना होता है रिवैल्यूएशन के ऊपर 24,000। तो नॉर्मली हमें क्या बोला है कि रिटायर हो रहा है, कौन हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है, तो हम नॉर्मली ए का शेयर निकालेंगे बस रिटायरमेंट के टाइम पे उसको कितना देंगे, ठीक है ना। तो कोई हमें कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, हमें एक नंबर के अंदर क्वेश्चन है, जल्द से जल्द करना है इसको। तो नॉर्मली इसको क्या देंगे, उसकी कैपिटल देंगे प्लस जर्नल रिजर्व के अंदर जो उसका शेयर बनेगा। तो रेशो कोई हमें दे नहीं रखी, तो रेशो विल बी इक्वल। तो उसका 7,500 का क्या था, जनरल रिजर्व था, उसमें उसका शेयर कितना होगा 1/3, तो इट विल बी 2,500। तो 2,500 उसको क्या देंगे, उसका जनरल रिजर्व का शेयर। अच्छा, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी 30,000, तो उसको जाते हुए उसकी गुडविल का शेयर भी देना है, कितना होगा, दैट विल बी 10,000। और रीवैल्यूएशन के ऊपर गेन कितना हुआ 24,000, तो 24,000 1/3 कितना आ गया हमारे पास, ये 8,000। तो ये कितना हो गया 8,000। तो टोटल हमारे पास कितना हुआ 68, 69, 70,500। तो आंसर विल बी 70,500 कि इतना पैसा हम उसको दे देंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्या है कि ABC आर पार्टनर, A's कैपिटल इज 3 लाख एंड B's कैपिटल इज 1 लाख, और C हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज एन कैपिटल बट ही अलोन मैनेज द होल बिजनेस। देखो सी ने कोई बिजनेस के अंदर पैसा नहीं लगाया, लेकिन वो अकेला ही क्या कर रहा है, वो अकेला ही उस बिजनेस को क्या कर रहा है, चला रहा है, ठीक है ना। तो और सी वांट्स 30,000 एज सैलरी थ्रू द डीड इज साइलेंट। तो जो डीड है वो क्या है, साइलेंट है। तो भाई अगर डीड ही साइलेंट है तो कहानी खत्म होगी, ठीक है ना। तो हमें पता है कि अगर डीड साइलेंट है तो कुछ मर्जी बोल दे वो, प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द पार्टनर। और फर्म ने कितना कमाया 1,50,000 कमाया। तो डीड अगर साइलेंट है तो चाहे वो कुछ भी बोल दे, हमें पता है दो काम करने होते हैं हमें, एक तो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना होता है 6% पर एनम के हिसाब से देना होता है। तो आंसर विल बी डी, 50-50-50 इक्वली बांट देंगे। चाहे सी सारा काम करे, हमें ये नहीं देखना कि सी ने सारी मेहनत करी है, नहीं, हमें अपने एक्ट के हिसाब से चलना है, पार्टनरशिप एक्ट, कि अगर डीड साइलेंट है तो सबको इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या कि पुनीत एंड राजू आर पार्टनर इन अ क्ले टॉय मेकिंग फर्म, देयर कैपिटल वर 5 लाख एंड 10 लाख। The firm allowed Puneet to get a commission of 10% on the net profit before charging any commission, and Raju to get a commission of 10% on the net profit after charging all commissions. तो इसमें कमीशन वाला केस आ गया, बिफोर एंड आफ्टर वाला, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें दे दिया। तो देखो अब हमें क्या चाहिए होगा, नेट प्रॉफिट चाहिए होगा। तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे दिया, लेकिन हमें नेट प्रॉफिट तो नहीं दे रखा। तो हमें नेट प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो ऐसा दे रखा होगा जिससे हम उसकी कमीशन निकाल सकते हैं। तो देखो पुनीत टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कि जो पुनीत को कमीशन मिलेगी ना वो 10% मिलेगी, किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर, और वो सिंपल नेट प्रॉफिट होगा, उसमें कोई भी कमीशन चार्ज नहीं होगी। तो दैट विल बी 44,000, ठीक है ना। तो अगर 44,000 ये है तो कितनी कमीशन दी होगी उसको, देखो 4,40,000 का 10% ही कमीशन दी होगी पुनीत को नॉर्मली। तो 4,40,000 हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। चलो तो अब 4,40,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन ये है कि राजू की कमीशन निकालनी है, इसकी कमीशन निकालनी है। तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। 4,40,000 में से 44,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि जो राजू को कमीशन देनी है वो आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस देनी है। तो 440 में से अगर 44 माइनस कर दिया जाए तो कितना रह जाएगा 3,96,000। और इसके ऊपर हमने क्या लगाना है, वही वाली अपनी इक्वेशन कि रेट 100 प्लस रेट, बिकॉज आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। तो 3,96,000, रेट था 10 अपॉन 110। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 3,630। तो आंसर विल बी 36,000, ये आ गया 36,000।
अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, कि पुनीत का प्रॉफिट का शेयर कितना होगा, तो वो भी निकाल लेंगे। देखो 4,40,000 था, उसमें से 44 माइनस किया 3,96,000, तो 36 माइनस कर देंगे उसमें से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3,60,000। तो इस 3,60,000 को क्या हमें कोई रेशो दे रखी है? नहीं, तो कोई रेशो नहीं दे रखी, तो इक्वली इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 1,80,1,80, तो आंसर विल बी 1,80,000। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ। करेक्ट सीक्वेंस चुनना है कि सबसे पहले क्या चीज आती है बेसिकली, ठीक है ना। देखो, गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर, फर्म के द्वारा पार्टनर को गारंटी दी जाती है। अच्छा, गारंटी बाय पार्टनर टू अ फर्म, पार्टनर के द्वारा फर्म, तो सबसे पहले तो पार्टनर गारंटी देगा, फिर ही फर्म गारंटी देगी। पहले पार्टनर से गारंटी लेकर उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो फर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू अ प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ सबसे पहले तो हम यही करेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सबसे पहले, ठीक है ना। फिर गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, अच्छा पार्टनर पार्टनर को गारंटी देगा, ये तो सबसे आखिर में होता जाएगा। तो नॉर्मली हम क्या देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, तो थर्ड, तो ये भी है थर्ड। लेकिन उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, देखो प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद फर्म कौन देगा, पार्टनर गारंटी देगा, किसको, फर्म को, क्योंकि फर्म को पैसा ज्यादा मिलेगा। उसके बाद तो सेकंड आएगा, उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फिर फर्म ने जो गारंटी दी होती है पार्टनर को वो पूरी की जाती है। तो आंसर विल बी 3, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, और उसके बाद आखिर में पार्टनर टू पार्टनर गारंटी देते हैं। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर फोरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। देखो 10,000 शेयर्स थे, 10 का ईच था, ठीक है ना। तो क्यों फॉरफिट कर लिए, क्योंकि ₹3 उसके ऊपर पे नहीं किए, तो कितने पे कर दिए होंगे, 10,000 के ऊपर ₹7 पे कर दिए होंगे और ₹3 पे नहीं किए, तो ₹70,000 हमारे पास उसके आ चुके हैं, ठीक है। एंड ओनली 7,000 वर री इशूड एट, तो ₹11, तो 7,000 उसमें से क्या कर दिया हमने, री इशू कर दिया, वो भी ₹11 में की। तो मतलब किसी जो उसका पैसा हमने फॉरफिट किया होगा उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। What is the amount of maximum possible discount that company can allow at the time of reissue of the remaining 3,000 shares? तो ध्यान से देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला है कि भाई 10,000 शेयर्स थे, ₹3 ना देने की वजह से फॉरफिट कर लिए, तो कितने दिए होंगे, ₹7 दिए होंगे, तो आंसर विल बी 70,000। अब क्या ये सारे शेयर फॉरफिट किए, नहीं, रीइश्यू किए, नहीं, तो रीइश्यू कितने किए, सिर्फ 7,000 शेयर्स, ठीक है ना। तो कितने बच गए, 3,000 शेयर, तो 7,000 शेयर्स के ऊपर ₹7 और 3,000 के ऊपर, क्योंकि हम जितने शेयर हम रीइश्यू करेंगे उतना ही पैसा उसके ऊपर यूज, जितना फॉरफिट का उतना ही पैसा यूज कर पाएंगे ना। तो 7,000 49,000 हम 7,000 शेयर्स का फॉरफीचर होगा, जो हम कैपिटल रिजर्व में डाल, क्योंकि यूज ही नहीं हुआ तो कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। और जो 3,000 शेयर्स बच गए हैं उनका कितना पैसा हमने यूज नहीं किया, 21,000, और मैक्सिमम डिस्काउंट भी हम कितना दे सकते हैं, 21, क्योंकि इससे ज्यादा तो हमने उसका पैसा हमारे पास है ही नहीं ना। 3,000 शेयर्स जो हमने उसके फॉरफिट किए हैं उसके ऊपर मैक्सिमम हमारे पास ₹7 आ चुके हैं, तो 21,000 विल बी द आंसर। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एज पर कंपनीज एक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस कैन बी यूटिलाइज। देखो एसपीआर को कहां से यूटिलाइज कर सकते हैं, इशुइंग बोनस, हाँ बोनस देने के लिए कर सकते हैं, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू कन्वर्ट पार्शली, देखो ये नहीं कर सकते, बोनस देने के लिए इशू कर सकते हैं, लेकिन पार्शली पेड अप, फुली पेड अप बोनस शेयर ऐसा कन्वर्ट करने के लिए हम नहीं कर सकते। कैपिटल एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करने के लिए नहीं कर सकते, डिबेंचर्स को बाय बैक करने के लिए नहीं दे कर सकते। तो प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम, हाँ ये कर सकते हैं कि जो प्रीमियम होता है रिडम्पशन के टाइम पे उस एसपीआर को यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं उसके लिए, दैट विल बी द आंसर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है कि गंगा जमुना वर पार्टनर, रेशियो विल बी 2:1। उन्होंने किसको एडमिट किया, सरस्वती को 1/5 शेयर के लिए फ्यूचर के, और जिस दिन एडमिट किया गंगा की कैपिटल कितनी थी, 1,02,000, और जमुना की कितनी थी, 73,000। ओके, सरस्वती ब्रिंग 25,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, तो सरस्वती कितना लेकर आई, 25,000, एंड शी एग्रीज टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। किसकी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब उसका शेयर कितना था, 1/5, तो वो 1/5 देने के लिए तैयार है, लेकिन किसकी कैपिटल होगी, वो न्यू फर्म की कैपिटल होगी। तो नई फर्म मतलब देखो अभी सारी वो जो पार्टनर आएगा वो गुडविल उसके अंदर, देखो नई फर्म के लिए हम क्या करेंगे, उसका एक तरीके से कैपिटल अकाउंट बना लेंगे पार्टनर्स का छोटा सा। तो कितने पार्टनर्स थे हमारे पास, 3, जी, गंगा, जमुना, और थर्ड विल बी सरस्वती, ठीक है ना। तो उनकी कैपिटल हमारे पास कितनी पड़ी है, 1,02,000, और ये कितना है, इट विल बी 73,000, ठीक है ना। और गुडविल का सरस्वती क्या लेकर आई है, गुडविल का 25,000 लेकर आई गई, ठीक है। तो गुडविल भी हम किस में क्या कर देंगे, बांट देंगे, दोनों में 25,000 दोनों में बांट देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
उन्होंने क्या बोला कि जो न्यू फर्म की कैपिटल से उसकी कैपिटल निकालनी है। तो देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने का तरीका क्या होता है। देखो अगर तो हमें एक पार्टनर, जो पार्टनर नया है वो कैपिटल लेकर आता, लेट्स से फॉर एग्जांपल 50,000 वो कैपिटल लेकर आता और 1/5 शेयर दे रखा होता, तो हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेते, कितना होता, 2,50,000। या तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। नई हम इसके अलावा हम नई फर्म की कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं, पुराने पार्टनर्स की मदद से। देखो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी, 1,02,000 और 73,000, यानी कि 1,70,000, 5,000 प्लस 25,000। अब उनको देखो नई फर्म बोला है, तो नई फर्म तो सभी आफ्टर द ऑल एडजस्टमेंट के बाद ही बनेगी ना। तो कितना हो गया, 2 लाख। इस चीज में गलती नहीं करना। हम नॉर्मली गलती क्या करेंगे, 1,75,000 से उसकी कैपिटल निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ये नहीं बोला ओल्ड फर्म। तो पुरानी फर्म, देखो पार्टनर्स की जो पुरानी फर्म थी उनकी कैपिटल इस हिसाब से थी। फिर हम करते नई फर्म के अंदर नया पार्टनर एडमिट हो चुका है, तो जो गुडविल लेकर आए तो उसकी गुडविल भी उनकी कैपिटल में ऐड करेंगे कि भाई अब उनकी कैपिटल कितनी हो चुकी है, 2 लाख। और जो ये 2 लाख की कैपिटल है उनकी, वो कितने शेयर के लिए, तो टोटल शेयर कितना था 1, उसमें थे 1/5। नए को कितने के लिए एडमिट किया, 1/5 के लिए, तो बचा कितना, 4/5। तो 2 लाख इज इक्वल टू 4/5। तो 5 को मल्टीप्लाई, 4 को डिवाइड, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2,50,000। इट विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो नई फर्म की कैपिटल कितनी है, 2.5 लाख, और उसका 1/5 यानी कि कितना, 50,000। तो आंसर विल बी 50,000। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर, ग्रीन ड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। ग्रीन जो है वो फिक्स्ड अमाउंट एक बिगिनिंग ऑफ द हर मंथ के अंदर निकाल लेता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 8% एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे दी हमें कितनी, 2600। तो हमें बताना है मंथली ड्रॉइंग्स कितनी थी। देखो बहुत ही आसान है, नॉर्मली हम निकाल सकते हैं। कैसे, कि हमें पता है कि वो हर महीने विड्रॉ करता है एक फिक्स अमाउंट, तो लेट से x इंटू 12, क्योंकि हर महीने विड्रॉ करता है तो 12 महीने की लिखी होगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। और टाइम पीरियड क्या लगेगा, 6.5/12। हमें पता है बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ है, तो उसके लिए कौन सा लगता है, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, तो 6.5/12। और इसके लिए कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, 2600। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 से 12 ये कट गया नॉर्मली हमारा, तो ये कितना आ गया, 2600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 और 6.5। 6.5 को अगर हम इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो बेसिकली मैं यहाँ पर इसको 10 ले लूँ, 10 ऊपर चला गया, तो 65 को मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, इसके साथ। तो ये हमारे पास कितना आएगा, नॉर्मली पहले तो इसको डिवाइड कर दें, 450, ये कितना हो गया, 25 और 2 हो गया, ये हो गया 1300। ठीक है ना। तो 65 और 1300 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 20। तो ये इट विल बी 5,000। 25 इंटू 20 टू 10 विल बी 5,000। तो आंसर विल बी 5,000। चलो, तो गिरधर अ पार्टनर विड्रॉ 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। तो 5,000 रुपए वो ईच क्वार्टर के अंदर विड्रॉ करता है, ठीक है ना, और बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर करता है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज कैलकुलेटेड 1,500 एट द एंड। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर दिया उन्होंने, यानी कि ये जो रेट होता है ये रेट कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, हम बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर है तो क्या लगेगा, 7.5/12। इट आंसर विल बी कितना होगा, ये हमारे पास 1,500 उन्होंने बोल दिया। तो अब इसको अगर हम सिंपल देखें तो 20,000 इंटू x/100 इंटू 7.5/12 इज इक्वल टू 1,500। तो एक हमारा नॉर्मली कट गया, तो ये कितना हो गया, 200 इंटू 7.5/12। तो ऐसा कर सकते हैं 1,500 इंटू 12 अपॉन 200 इंटू 7.5। तो पॉइंट कट गया तो 10 ऊपर आ गया, 75 इट विल बी 20, और ये कितना हो गया 10, तो इट विल बी 12%। आंसर विल बी 12%। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन, एट द टाइम ऑफ dissolution of the firm, creditors are 70,000, firm capital is 1,20,000 and cash balance is 10,000.
कि डिसोल्यूशन जब फर्म हुआ तो उस समय क्रेडिटर्स कितने के थे, 70 के थे, फर्म की कैपिटल कितनी थी, 1,20,000 और कैश का बैलेंस कितना था, 10,000, और जो एसेट्स बिकी वो कितनी बिकी, 1,50,000। तो गेन हुआ या रियलाइज। देखो ये एक तरीके से मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। फटाफट एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्रेडिटर्स कितने के थे, 70,000 के, ठीक है, कैपिटल कितनी थी फर्म की, 1,20,000, और कैश का बैलेंस कितना था, 10,000, ताकि हम इससे निकाल सकें कि हमारी एसेट्स कितने की है। क्योंकि हमें ये बता दिया कि एसेट बिकी कितने की है, 1,50,000 की, ये नहीं बताया कि वो एसेट एक्चुअल में थी कितने की। तो इट विल बी 1,90,000, और 10,000 इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितने की आ गई, 1,80,000। तो 1,80,000 की एसेट्स थी और वो बिकी कितने की, 1,50,000 की। तो फायदा हुआ, नुकसान हुआ, नुकसान हुआ कितने का, 30,000। तो 30,000 हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये थे बेसिकली हमारे पास एक एक मार्क्स के क्वेश्चन, और ये था पार्ट 1 सैंपल पेपर। तो नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर हम इसके थोड़े से बड़े क्वेश्चंस देखेंगे, जो बड़े क्वेश्चंस हमें आ रखे। थैंक यू।